नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पहले सेमेस्टर में आपको प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर है उसका शीर्षक है प्राचीन इतिहास का परिचय और ऐतिहासिक संसाधनों का महत्व। इसका पेपर कोड है AAC 101। आइए देखते हैं कि इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। पहला यूनिट है, इसमें आपको प्राचीन इतिहास का परिचय जानना है कि प्राचीन इतिहास क्या होता है, किसे कहते हैं प्राचीन इतिहास, उसका सामान्य परिचय क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा टॉपिक जो है इसमें, प्राचीन इतिहास में काल विभाजन के कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों को ध्यान में रख करके प्राचीन इतिहास में काल का विभाजन किया जाता है, उनके बारे में जानना है। और इसके अलावा आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में पहले यूनिट में पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों ऐसे काल को कहते हैं जिन पर हम पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं। कोई लेखनी का साक्ष्य, कोई साहित्यिक साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है, केवल और केवल हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं। ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में हमको पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, इन तीन कालों के बारे में जानना है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट में हमको आद्य इतिहास के बारे में पढ़ना है। और यह ऐसा काल होता है जिसमें लिखा तो बहुत कुछ गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। हालांकि वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे वेद लिखे गए हैं, ब्राह्मण साहित्य लिखे गए हैं, उनको अब पढ़ लिया जा चुका है, उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपियों को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इसके अलावा दूसरे यूनिट में आपको 600 BC यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक के प्राचीन इतिहास का सामान्य परिचय भी हमको जानना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको पुरातात्विक संसाधनों के बारे में जानना है। इसमें पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, कला और वास्तुकला के बारे में जानना है कि किस प्रकार से पुरातात्विक संसाधन जो है प्राचीन इतिहास के अध्ययन में सहायता प्राप्त करते हैं। पुरालेख कैसे सहायता प्राप्त करते हैं, मुद्रा लेख कैसे शास्त्र कैसे सहायता प्रदान करते हैं, कला का क्या महत्व है, वास्तुकला का प्राचीन इतिहास में क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चौथा यूनिट है साहित्यिक संसाधन, यानी प्राचीन इतिहास में जो साहित्यिक संसाधन है, साहित्यिक स्रोत हैं जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने के, उनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। इसमें वैदिक साहित्य जैसे वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में पढ़ना है। उत्तर वैदिक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है। बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना है, जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, त्रिपिटक ग्रंथ हो गए, खुद्दक निकाय हो गया, इन सब के बारे में हमको जानना होगा। और जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, जैन साहित्य के बारे में भी हमको जानना होगा। इसके अलावा विदेशी खाते यानी विदेशी यात्रियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, विदेशी लोगों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है। यहाँ पर आपका पहला पेपर समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा पेपर देखते हैं। आपका दूसरा पेपर है भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से शुंग कण्व काल तक। भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से शुंग कण्व काल तक, इसमें आपको पढ़ना है। और इसका पेपर कोड है AAC 102। AAC 102। आइए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। पहला यूनिट जो है, इसमें अध्ययन का स्रोत पढ़ना है कि किन किन स्रोतों के माध्यम से हम 600 ईसा पूर्व से लेकर के शुंग कण्व वंश तक अध्ययन करेंगे, यानी किन किन स्रोतों के माध्यम से हम इस ऐतिहासिक पीरियड का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हमको इसमें जानना है। इसमें जो है साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण करना है और उनकी सीमाएं और ऐतिहासिकता को जानना है। इसमें बौद्ध साहित्य क्या होता है, कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं और किस प्रकार से प्राचीन इतिहास के अध्ययन में सहायता करते हैं, इसके बारे में जानना है। जैन साहित्य के बारे में जानना है, पौराणिक साहित्य के बारे में जानना है, यात्रा वृत्तांत जो लिखे गए हैं उसके बारे में जानना है, लौकिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानना है, जिसमें पुरालेख, मुद्रा, शास्त्रीय साक्ष्य, इन सब के बारे में अध्ययन करना है।
और किस प्रकार से ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के शुंग कड़ो काल वंश तक अध्ययन में सहायता प्रदान करेंगे, इसके बारे में हमें विस्तार से जानना है। दूसरा यूनिट है, इसमें महाजनपदों का विकास जानना है कि 16 महाजनपदों का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से गणतंत्र का उदय हुआ और मगध साम्राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मगध साम्राज्य में सबसे प्राचीन वंश है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना जो है शिशुनाग ने 544 ईस्वी पूर्व में की थी। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानना है। हर्यक वंश के बारे में जानना है। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, ईरानी और नंद वंश तक जानना है इस यूनिट में आपको, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन 3 वंशों के बारे में जानना है। और इसके बाद ईरानी एवं यूनानी आक्रमण पढ़ना है और इन आक्रमणों का क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में जानना है कि ईरानी और यूनानी जो आक्रमण किए गए इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी ईरानी जो थे ये भी विदेशी थे और यूनानी जो थे ये भी विदेशी थे। इन विदेशी आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें दूसरे यूनिट में अध्ययन करना है। तीसरा यूनिट है, इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसके बारे में जानना है। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है और अशोक के बारे में पढ़ना है। और विशेष करके अशोक की धम्म नीति और अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में भी हमें जानना है। और इसके अलावा 2 ग्रंथों के बारे में हमें जानना है, अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और दूसरा इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, इसको जानना है। और इसके अलावा हमें मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण को जानना है कि क्या कारण है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथे यूनिट में हमें 2 राजवंश पढ़ने हैं, एक शुंग राजवंश और दूसरा कण्व राजवंश। कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसका संस्थापक था, कब से लेकर कब तक यह राजवंश रहे हैं, इन सब के बारे में हमें विस्तार से जानेंगे कि इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, इनकी सीमाएं क्या रही हैं, इन सब का हमको इसमें विस्तार से अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पेपर देखते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर समाप्त हो गया और तीसरे पेपर का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास तक सातवाहन से लेकर 550 ईस्वी तक। और ये पेपर कोड है इसका तीसरे पेपर का AAC 103। आइए देखते हैं किस यूनिट में क्या पढ़ना है। पहला यूनिट है, इसमें सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है और कलिंग के खारवेल वंश के बारे में पढ़ना है। कलिंग जो है उड़ीसा में था और सातवाहन जो था आज के महाराष्ट्र और आदि के पास था, मतलब दक्षिण भारत के कुछ हिस्से यानी मध्य भारत कह सकते हैं, पश्चिमी भारत जिसे आज कहते हैं, वहां पर सातवाहन राजवंश स्थित था। तो सातवाहन राजवंश के बारे में और कलिंग के खारवेल राजवंश के बारे में हमें पहले यूनिट में पढ़ना है। दूसरे यूनिट में भारत में विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ना है। इसमें इंडो ग्रीक आक्रमण जिसमें डेमेट्रियस और मेनेंडर के बारे में पढ़ना है। इंडो ग्रीक जो आक्रमण हुए थे इसमें 2 शासक डेमेट्रियस और मेनेंडर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा शक आक्रमण के बारे में पढ़ना है, पार्थियन आक्रमण के बारे में पढ़ना है और कुषाण आक्रमण के बारे में पढ़ना है। कुषाणों के प्रारंभिक शासकों को जानना है और विशेष करके कनिष्क के बारे में हमें अध्ययन करना है, क्योंकि कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कनिष्क है। कनिष्क के समय में जो है एक संवत की स्थापना भी हुई थी। इसको हम विस्तार से जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में जो है गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है कि गुप्त वंश का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके संस्थापक कौन हैं, तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और गुप्त वंश के जो महान शासक हुए हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। इसके अलावा चौथा और अंतिम यूनिट है जिसमें गुप्तों और वाकाटक वंश के संबंध के बारे में पढ़ना है और गुप्त वंश के पतन के कारक के बारे में जानना है, यानी गुप्त वंश का वाकाटक राजवंश के साथ किस प्रकार से संबंध थे। वाकाटक राजवंश में गुप्तों के लड़कियों की शादी हुई थी, एक तरीके से वैवाहिक संबंध थे उनके बीच में, गुप्तों और वाकाटक के बीच में। तो क्या संबंध थे इसके बारे में जानना है और गुप्त वंश का पतन किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जानना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।